हाय गाइज, कैसे हैं? जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग अभी भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका जो हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत आते हैं, इसको करने जा रहे हैं। मैं हूं प्रवीर कुमार महतो। जो भी नए आए हैं इस चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्या है हम लोग का भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका देखना है। ठीक है, क्या है भाषा अधिगम में जो व्याकरण की भूमिका, इसको देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है, जिसने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि प्रतीकों का अपनाया। ये ध्वनि प्रतीक ही भाषा कहलाए। क्या बोल रहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसने इस विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि जो होते हैं प्रतीकों के अपनाया, जिससे वो प्रतीक ही क्या होता है? भाषा दर्शाता है। ठीक है, भाषा कहलाते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी सीखें, कुछ भी जाने, तो क्या है? एक भाषा के अंतर्गत ही हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी ध्वनि हम लोग का वाणी वचन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एक भाषा के अंतर्गत ही हो रहा है। ठीक है, चलिए, भाषा व्यक्ति व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। भाषा क्या है? व्यक्ति की एक जीवन की अमूल्य धनी है, निधि है। क्या निधि है? मतलब निधि का मतलब बहुत अमूल्य रत्न हो। ठीक है, क्यों रत्न? अगर आप किसी चीज को बोल ही नहीं सकेंगे तो आपके क्या हो जाएगा? बहुत ही दोषपूर्ण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप इशारा के साथ माध्यम से समझना, अगला आप समझेगा कि नहीं समझेगा, इसलिए बहुत ही योगदान हो जाएगा। भाषा आपका वचन जो होता है, वो भाषा जानना बहुत जरूरी है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। इसका प्रयोग क्या होता है? जैसे आपको, जैसे आम का पेड़ को दिखाना है, तो आप आम को डायरेक्ट बोल रहे हैं आम पेड़ कहाँ मिलेगा, तो ये बोलिएगा ये पेड़ गोल गोल पेड़ कहाँ मिलेगा, ऐसा बोलने से तो इशारा बहुत काफ़ी है, मुश्किल है समझने के लिए। तो इसलिए कि क्या होगा? आम के पेड़ कहाँ है ये आप बोलिएगा तो जरूर बताएगा जो भी। तो इसलिए बहुत सुविधा हो जाएगा। ठीक है, लगातार प्रयोग होते रहने के कारण वह स्थिर नहीं रहती है। क्या होता है? लगातार प्रयोग करने से बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। इसमें क्या होता है? परिवर्तनशील बनी रहती है। व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता दिखाई देता है। व्यक्ति के जो विशेष प्रभाव है और जो उस पर पड़ रहा है, उसको विशेष रूप से हम लोग को दिखने को मिलता है। भाषा सदा ही भाषा सदा ही विकासों विकासोन्मुख और अर्जनशील रही है। भाषा क्या है? एक विकास उन्मुख की तरफ है और हमेशा इसको हम लोग सीखते जा रहे हैं। अर्जनशील है, ठीक है, सीखते जा रहे हैं। विकास का नाम ही परिवर्तन है। विकास का नाम ही क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, यह कभी वृद्धि और के रूप में तो कभी ह्रास ह्रास हो जाएगा, ह्रास के रूप में दिखाई देता है। क्या होता है? विकास के नाम ही बोल रहा परिवर्तन है, और विकास को हम लोग कभी क्या कर देखते हैं? कभी वृद्धि के रूप में जानते हैं, कभी इसका ह्रास भी हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियमें बनाए गए हैं। क्या क्या नियम बनाए गए हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इन्हीं नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों को जो भाषा के बनते बिगड़ते स्वरूप है, वो शुद्ध उसको बनाए के रखने के लिए एक रूपता करते निर्धारित किया गया, और उसमें कुछ नियमों का पालन किया गया है। जैसे हम लोग का व्याकरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम लोग भाषा के शुद्ध रूप या शुद्ध लिखने का या बोलने का नियम का ज्ञान को हम लोग करवाते हैं। महर्षि पतंजलि क्या है? महर्षि पतंजलि साइंटिस्ट ने दिया है। क्या है इसका? शिक्षा शास्त्र देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपनी महाभाष्य से इसे शब्दानुशासन कर कहकर परिभाषित किया है। क्या क्या? महर्षि पतंजलि ने इसको महाभाष्य के माध्यम से, शब्दानुशासन के माध्यम से इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा शास्त्र है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार क्या है? डॉक्टर स्वीट के अनुसार
व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसके शरीर विज्ञान है। जो व्याकरण का भाषा है उसका व्यवहारिक विश्लेषण और अथा उसके शरीर के विज्ञान है ये, ठीक है, इसके आधार पे बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टर जेगर के अनुसार, क्या है जेगर के अनुसार, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। जो प्रचलित भाषा के संबंधों के जो नियम बना है उसके नियम की जो व्याख्या किया गया वही है, क्या बोल रहा है, जेगर के अनुसार वही व्याकरण कहलाते हैं, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु ने क्या बोला है इसका भी देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने भी व्याकरण के विषय में लिखा है, जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्या होता है, कामता प्रसाद गुरु ने भी व्याकरण के विषय में लिखा है कि जिस शास्त्रों में शब्दों के रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। समझ गए इतना। चलिए आगे देखते हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, इसको हम लोग समझते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा वास्तविक परिवर्तनशील होते हैं, विकासशील भी है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। क्या करता है, व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। व्याकरण को जो है भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने एवं उसके विकृति से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। अतः उसे बोला भाषा को शुद्ध रखने और उसके विकृतियों को बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्याकरण भाषा का सहचर है। व्याकरण भाषा का क्या है, सहचर है बोल रहा है, ठीक है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप से सीखना होता है। जैसे भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। जो भाषा का जो सर्वमान्य रूप हम लोग को जानना है तो उसके लिए क्या होता है, व्याकरण को जानना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखिए क्या बोल रहा है, व्याकरण के बिना भी भाषा शिक्षण अधूरा है। व्याकरण के बिना भी बोल रहा भाषा जो शिक्षण है वो अधूरा है, ठीक है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना लिखना संभव नहीं है, ठीक है। व्याकरण की जो संपूर्ण ज्ञान है उसके अभाव से भी हम लोग शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना कभी हम लोग का संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। जिस प्रकार किसी शासन की सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक है। क्या है, जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक है। बिना नियमों की सत्ता अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या होता है, बिना नियमों की सत्ता अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। क्या होता है, उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के बिना अराजकता का उत्पन्न हो सकती है। अतः भाषा को विकृति से बचाने, उसके शुद्ध रूप से सुरक्षित रखने के लिए तथा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में व्याकरण की आवश्यकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अतः भाषा को विकृति से बचाने के लिए उसके शुद्ध रूप को सुरक्षित रखने के लिए तथा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए जो भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों का पहचाना जा सकता है। क्योंकि वो रहा व्याकरण ही भाषा की अशुद्धियाँ जो होती है उसको व्याकरण के माध्यम से हम लोग पहचान कर पाते हैं, ठीक है। समझिए इतना। अब व्याकरण की शिक्षण उद्देश्य क्या है। शिक्षण उद्देश्य छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने प्रेरणा देती है। क्या होता है, व्याकरण की शिक्षण में व्याकरण से बोल रहा है छात्रों को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा देता है, ठीक है। कौन, व्याकरण। कौन देता है, तो व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामर। भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर
छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना तथा व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना, वक्ता, सृजनात्मकता का विकास है। ठीक है, छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। ठीक है, तथा भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग कराना सीखना तथा व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना, वक्ता का सृजनात्मक का विकास कराता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है छात्रों को ध्वनियों के मध्य सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों एवं शुद्ध वृत्ति का ज्ञान कराना। छात्रों की वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। ठीक है, छात्रों की जो बोल रहा ध्वनि जो है ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों एवं शुद्ध वृत्ति का ज्ञान कराना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, ठीक है, छात्रों के क्या है वाक्य रचना के नियम होता है, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान से कराया जाता है। ठीक है, छात्रों को शब्द सूचित लोकोक्ति, मुहावरे आदि प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने वाले स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थबोध करने कराने का योग बनाना। ठीक है, छात्रों को शब्द सूचित सूक्ति जो है, लोकोक्ति, मुहावरे आदि जो प्रसंगानुकूल होते हैं, अर्थ निकालकर उसको स्वराघात से बलाघात के आधार पर उसको बोध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना, भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना। ठीक है, क्या होता है छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना तथा भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना। ठीक है, यही होता है। आगे देखिए नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना, नवीन जो भाषा है उसको सीखने में छात्र सहायता करना, भाषा की प्रकृति का गठन एवं व्यवहारिक ज्ञान कराना, भाषा की जो प्रकृति है एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान उसको गठन कराना, भाषिक तत्वों को संरचना का ज्ञान प्रदान करना। क्या है भाषिक तत्वों को बच्चों को क्या है संरचना के आधार पर उसको ज्ञान प्राप्त करना, चारों कौशल पढ़ाना, लिखाना, बोलना, सुनने का विकास करना। क्या है तो चारों कौशल क्या है पढ़ाना, लिखना, बोलना, सुनने का जो विकास है उसको कराना। ठीक है, भाषा की औषधता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास कराना तथा मौखिक अभिव्यक्ति है तो सर्वमान्य भाषा सिखाना, भाषा की जो अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास कराना पड़ता है तथा मौखिक अभिव्यक्ति है तो सर्वमान्य भाषा सिखाना। ठीक है, ये होता है। अब व्याकरण के अंग, क्या क्या व्याकरण के अंग है इसको हम लोग देखते हैं। भाषा ध्वनियों पर आधारित है होती है। क्या होता है भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है, ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं, ध्वनियों से क्या होता है शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के तीन अंग होते हैं, इस आधार पर व्याकरण के तीन अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं जल्दी से बताइए तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम पहला वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार और क्या है वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार, ये तीन हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन वर्ण विचार और शब्द विचार जो और वाक्य विचार। ठीक है, इस आधार पर व्याकरण के तीन अंग होते हैं, तीन अंग है। ठीक है, समझिए क्या क्या अंग है। चलिए आगे देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण उन तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत जो वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द जो बनते हैं उसके नियम के आदि को उल्लेख को ही किया जाता है। ठीक है,
और शब्द विचार क्या बोल रहा है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का विवरण होता है। शब्द के आधार पे क्या, वर्ण के आधार पे क्या होता है? आकार, उच्चारण, वर्गीकरण। ठीक है, ये तीन चीजें होता है। शब्द के आधार पे क्या होता है? भेद, उत्पत्ति, रचना, तीन प्रकार होता है। और वाक्य के आधार पे कौन सा विचार होते हैं? वाक्य के विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव, शब्दों से वाक्यों का बनाने का नियम की जानकारी दी जाती है। ठीक है, किसमें? वाक्य विचार में भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव और शब्दों किससे जो वाक्य बनाने का नियम है उसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, व्याकरण की शिक्षण विधियां, कुछ शिक्षण विधियां हैं, इसको हम लोग देखते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव मेथड, ठीक है, इसको डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। चलिए इसको देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। व्याकरण जो शिक्षण विधि है वो प्राचीन नियम से प्राचीन के समय से ही चली आ रहे है। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ अथवा याद करवाए जाते हैं। इस विधि के माध्यम क्या होता है? छात्रों को सबसे पहले हम लोग व्याकरण के जो जो भी नियम है उसको पहले याद कराते हैं, चाहे रटवाते हैं, इस सब बच्चा को हम लोग कराते हैं। तदुपरांत उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाया जाता है। तद उपरांत क्या है? उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग कराना सिखाया जाता है। ठीक है, सूत्र विधि अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कंठस्थ कर लेते हैं। क्या होता है? सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कंठस्थ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। पुस्तक विधि क्या है? पुस्तक विधि, पुस्तक विधि यह सूत्र विधि का ही परिवर्तित रूप है। क्या है? पुस्तक विधि सूत्र विधि का ही परिवर्धित रूप है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है। इस विधि को क्या होता है? नियमों का ज्ञान कराने के लिए छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है, दे दिया जाता है। छात्र उसमें नियमों को याद कर लेते हैं। छात्र क्या करते हैं? उस पुस्तक से नियम को याद कर लेते हैं। अधिकांश विद्वान निगमन विधि का अमनोवैज्ञानिक और रुचिकार मानते हैं। अधिकांश क्या हो जो विद्वान है, शिक्षा शास्त्र है, वो लोग क्या करते हैं? निगमन विधि को मनोवैज्ञानिक विधि बोलते हैं और रुचिकार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस विधि में नियम केवल याद करवाए जाते हैं। इस नियम में केवल क्या होता है? नियम को याद कराए जाते हैं। इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण, नियमीकरण अवसर नहीं मिलता है। क्या होता है? इस प्रणाली में नियमीकरण, अवसर और चिंतन, निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिलता है। अतः यह विधि त्याज्य है। अतः यह विधि बहुत ही जटिल है। नेक्स्ट आता है आगमन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए। हमेशा इससे 2 से 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, इन दोनों सब्जेक्ट में सेम विधि है। ठीक है, इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। इस विधि में क्या होता है? छात्रों को पहले उदाहरण से समझाया जाता है, उसके बाद जो सामान्य सिद्धांत का नियम है उस तक पहुंचा जा सकते हैं। ठीक है, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड है। इसमें 4 पदों के अनुसरण करके छात्रों व्याकरण के नियम या उपनियम को स्वयं सीखते हैं। इसमें इंडक्टिव मेथड में बोल रहा है 4 पद है, वो पद के आधार पे बोल रहा है छात्र व्याकरण के उपनियम और स्वयं सीखते हैं। ठीक है, स्वयं सीखने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए पहला नियम देखिए। सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कोई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या होता है? सर्वप्रथम बोल रहा है बच्चों, सभी बच्चों के लिए सामने एक उदाहरण पेश कर दिया जाता है और वो प्रस्तुत करने के बाद निरीक्षण छात्र उदाहरण को देखते हैं। निरीक्षण जो छात्र रहते हैं उसको क्या होता है? एग्जाम्पल को देखने लगता है। इनका विश्लेषण करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। इसमें जो समानता होती है उसका पता लगाने लगते हैं। सामान्यकरण
सामान्यीकरण इस समानता को वे नियम का रूप है। ठीक है, सामान्यीकरण इस समानता का वे नियम का रूप देते हैं। ठीक है, परीक्षण निकाले गए नियमों को सत्यता हेतु अध्यापक उनका परीक्षण करते हैं। क्या होता है, परीक्षण निकाले गए नियमों का जो सत्यता है हेतु उसको अध्यापक उनका परीक्षण करते हैं। ठीक है, यह विधि सरस रुचिकर ग्राम है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। क्या होता है, यह विधि सरस रुचिकर और ग्राम है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। जिससे उनका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इस प्रकार क्या होता है, छात्रों को सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है। अतः इस प्रणाली की में कुछ शिक्षण सूत्रों ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं और मूर्त से अमूर्त तक और सरल से कठिन तक। ठीक है, इस प्रणाली में शिक्षण का सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, और सरल से कठिन की ओर। ठीक है, पहले हम लोग सरल जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कठिन को करने, समस्या को करने सीख जाएंगे। ये तीन हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अभी तक लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भाषा संसर्ग विधि क्या है, भाषा संसर्ग विधि इसको देखते हैं। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोग है। यह विधि क्या, भाषा जो संसर्ग विधि है, एक उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च बच्चा बड़े बच्चों के लिए होता है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों को कृतियां पढ़ाई जाती है, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्या बोल रहा है, देखिए, ये एक तो उच्च स्तर का विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, और इस भाषा में बोल रहा है हमेशा लेखकों की जो कृतियां हैं उसको पढ़ाई जाती है। जो लेखक जैसे तुलसीदास हुआ, प्रेमचंद हुआ, ये सब, महादेवी वर्मा हुआ, ये सब जो हुआ क्या है, लेखिका लेखक है, उसका जो कृतियां किया गया है, वो लोग बहुत रचना दिया हुआ, कविता दिया हुआ है, कहानी दिया हुआ, उसको पढ़ाया जाता है। और ये बोल रहा है अपने अभी जिससे छात्र भाषा के सही रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें हमें निम्नलिखित 4 तथ्यों बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या क्या तथ्यों को बात में ध्यान में रखना पड़ता है, चलिए इसको देखते हैं। इस विधि से केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। पढ़ दे रहे हैं, ऊपर हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए पहला, इस विधि से केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। इस विधि में बोल रहा है केवल हम लोग व्यवहारिक जो व्याकरण की शिक्षा दी जा रहा है खाली, और इसके लिए बोल रहा है ये नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का बहुत ही सहारा लेना पड़ता है। इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने का आर्थिक समय लगेगा। इस विधि में बोल रहा भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान देने के लिए आर्थिक समय लगेगा। शुद्ध और अशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण शुद्धता में कमी स्वाभाविक होगी। ठीक है, शुद्ध एवं अशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण से शुद्धता में कमी और स्वाभाविक होने लगेगा। ठीक है, सभी हो गया है का जी। चलिए यहाँ से कुछ गड़बड़ाया है। बिना विवेचन के आत्मविश्वास नहीं होगा और आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने का कल्पना सार्थक नहीं है। बिना विवेचन से कोई किसी भी छात्र का आत्मविश्वास नहीं होगा, और आत्मविश्वास यदि अभाव हो जाएगा तो वो अधिकार करने का उसका कभी नहीं हो सकता। अतः व्याकरण शिक्षण की यह विधि अपने आप में पूर्ण न होने के कारण इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, यह अतः यह व्याकरण शिक्षण की यह विधि अपने आप में पूर्ण न होने के कारण इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रयोग विधि। क्या है प्रयोग विधि? इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षणों वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले जो अंशों होते हैं उसके कार्य एवं गुणों को निकालवे जाते हैं। तत्पश्चात उसका अभ्यास कराया जाता है। तत्पश्चात क्या होता है, उसको अभ्यास कराया जाता है, जिसमें शिक्षण के दौरान इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण एवं निष्कर्ष, प्रयोग और अभ्यास, ये सब कराया जाता है। सहसंबंध विधि क्या है? सहसंबंध विधि, इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वृत्ति, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि नहीं है। यह व्याकरण के कोई, आप बोल रहा है, पृथक विधि नहीं है, बल्कि इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त कराता है। सहसंबंधी विधि क्या होता है? जो गद्य रचना है उसके अभ्यास के दौरान जो हम लोग का व्याकरणों का नियम है उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किससे? सहसंबंध विधि से। नेक्स्ट हम लोग को देखिए प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। क्या है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि? यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने की अवसर प्राप्त करती है। क्या है? यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्णाधिकार, उनमें बालकों को वार्तालाप का अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है। क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए यह विधि बहुत ही उपयोग है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। समयाव विधि। क्या है समयाव विधि? इस विधि प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर विद्यार्थी को साहित्य प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। ठीक है, इस विधि के माध्यम से बोल रहा जो प्रतिवादों का मत है, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से ना होकर विद्यार्थी को साहित्य और प्रतिष्ठित विद्वानों का रचना पढ़ाई जाए। इसके अंतर्गत मौखिक लिखित कार्य करते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। क्या है? प्रासंगिक जो रूप है और व्याकरण के नियम जो है उसका ज्ञान कराया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक है जो लॉर्ड मैकाले ने दिया है। बालक उस भाषा के शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता है। बालक बोरा लॉर्ड मैकाले के अनुसार बुरा बालक उस भाषा को शीघ्र ही समझ सकता है। ठीक है, जिसका व्याकरण का वह नहीं जानता, जिसका व्याकरण वह नहीं जानते। यह विधि उच्च कक्षा के लिए अनुरूप है। यह विधि क्या है? उच्च कक्षा के लिए अनुरूप हो जाते हैं। खेल विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल विधि स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण करते हैं। क्या होता है? इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों का व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ की आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इस प्रणाली द्वारा व्याकरण को सिखाने से व्याकरण की निरस्ता छात्रों के मार्ग में बाधक नहीं बनती है। क्या होता है? इस प्रणाली के द्वारा व्याकरण सिखाने से व्याकरण को निरस्ता छात्रों के मार्ग से बाधक नहीं होता है। ठीक है, विद्यार्थी खेल खेल शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरण के नियमों को सहजता से सीख लेते हैं। खेल विधि से क्या होता है? भेद, लिंग भेद, वचन आदि की जो व्याकरण के नियम है इसको बहुत ही आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। क्या है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि? इसको देखते हैं। इसमें भाषा शिक्षक द्वारा रोचक आकर्षक विधि का प्रयोग करते हुए ध्वनि, व्रत्ति, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल आदि से संबंधित विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके सोपान है कि प्रश्नोत्तर और नियमीकरण। क्या है? इसमें बोला भाषा जो शिक्षक द्वारा रोचक आकर्षक विधि है उसका प्रयोग करके ही ध्वनि, व्रतनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल आदि संबंधित विकारों का दूर करते हैं। जो भी त्रुटि होता है इसमें बच्चों को दूर किया जाता है। इसका सोपान के लिए प्रश्नोत्तर, नियमीकरण होता है।
नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक विधि। क्या है विश्लेषणात्मक विधि? इस विधि में शिक्षक आगमन विधि की तरह ही विद्यार्थी को व्याकरण पढ़ाते हुए पहले उदाहरण देते हैं। व्याकरण इसमें बोलता है, विश्लेषणात्मक विधि भी वही आगमन विधि के ही सेम है। ठीक है, आगमन विधि में भी पहले उदाहरण देकर ही समझाया जाता है, फिर उन पर विचार विमर्श करके छात्रों को नियम निकालवाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देने के बाद क्या होता है, छात्रों को नियम बतलाते हैं। इन नियमों को निगमन विधि के भांति विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इन नियमों को क्या होता है, निगमन विधि के माध्यम से ही विश्लेषणात्मक किया जाता है, विस्तृत किया जाता है। तदुपरांत विद्यार्थी परीक्षण के लिए नियमों का उदाहरण की ओर जाते हैं। तदुपरांत परीक्षण के लिए नियमों का उदाहरण की ओर जाते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने के प्रति रुचि उत्पन्न होने के कारण इसे व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। व्याकरण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया है इसको देखते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया है तो निम्नलिखित सोपानों को प्रयुक्त करना अनिवार्य है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने हेतु संज्ञा शब्द का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। उद्देश्य कथनों का समस्यात्मक प्रश्न का मुख्य प्रकरण से संबंधित करते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त और सार्गभृत होते हैं। ठीक है, सार्गभृत होते हैं। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के रुचिकार बनाने के उपाय, क्या क्या उपाय है इसको देखते हैं। बोलचाल और लिखित भाषा, जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। जहाँ बोलचाल और लिखित भाषा का नियम का प्रयोग होता है उसको क्या होता है, व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण का संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों को सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। इन्हीं नियमों को काबोरा सूक्ष्म विवेचन और नियमित व्याकरण कहलाने लगता है। व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या है, व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। व्याकरण की पाठ्यचर्चा छात्रों की इस, इस स्तरानुकूल बनाई जाए। ठीक है, पाठ्यचर्या को स्तर अनुकूल के आधार पर बनाई जाए। प्रारंभिक कक्षा में बच्चों की व्याकरण को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, प्रारंभिक की जो कक्षा ही है उसके बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से ही दी जा सकती है। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण की जो शिक्षा भाषा है उसको कौन माध्यम से दी जा सकती है, संसर्ग विधि के माध्यम से दी जा सकती है। बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाए। बच्चों को क्या होता है, भाषा संबंधी ज्ञान तथा ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन के रचनाएं प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के दृश्य श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाए जाए। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की जो दृश्य श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। नेक्स्ट है, छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है, छात्रों के नियम परिभाषाएं कंठस्थ कराने की अपेक्षा व्याकरण की व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। ठीक है, छात्रों के नियम जो है परिभाषाएं कंठस्थ कराने के लिए बच्चों को अपेक्षा व्याकरण का व्यवहारिक प्रदान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों को सिखाए गए नियम को अभ्यास कराने के लिए रोचक भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास कराए जाए। जैसे रिक्त स्थान को पूर्ति करे। रिक्त स्थान मतलब वाक्य निर्माण। वचन परिवर्तन मतलब लिंग परिवर्तन। पर्यायवाची शब्द मतलब विलंब शब्द। तो इस तरह हम लोग का कराया जा सकता है। ठीक है, संप्रेषण कौशल के विकास के व्याकरण का महत्व, क्या है संप्रेषण कौशल के विकास के नेक्स्ट हेडिंग है, व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध जो उच्चारण होते हैं उसको व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध किया जाता है। व्याकरण शुद्ध और सही वाचन अभ्यास कराने में सहायक होते हैं। व्याकरण के जो शुद्ध और सही वाचन है उसका अभ्यास कराने में ही सहायक होता है।
यह बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। यह बालकों की जो अभिव्यक्ति है में स्पष्टता लाने के लिए ही सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यह बालकों में सृजनात्मक कौशलों का विकास करने में सहायक होता है। यह बालकों में बोल रहा है सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक होता है। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सके। यह बालकों को बोल रहा है ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक होता है जिससे बोल रहा है बालकों के जो पूछे गए उत्तर है उसको प्रभाव तरीके से दे सके। यह बालकों के साधारण वार्तालाप शुद्ध भाषा के प्रयोग सिखाने में सहायक होता है। यह क्या बोल रहा है, बालकों को साधारण वार्तालाप से शुद्ध जो भाषा है प्रयोग सिखाने में सहायक होता है। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक होता है। यह बच्चों में बोल रहे जो भाषण संबंधी है उसे अभिव्यक्ति या विकास करने में सहायक काफी होते हैं। लोकोक्तियां मुहावरियों का प्रयोग भाषा के प्रभावी बनाने में सहायक होता है। लोकोक्तियां जो मुहावरे हैं उसके प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने में सहायक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेखन कौशल का विकास में व्याकरण का महत्व क्या है। लेखन कौशल में व्याकरण का महत्व इसको देखते हैं। यह बच्चों की पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों को सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होते हैं। देखिए यहाँ बच्चे के जो पढ़ा होता है, सुना हुआ बात रहता, उसको शुद्ध बातों में लिखने और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, उसमें लिखने के लिए सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और काफी सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव शब्द आदि का प्रयोग करके उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। ये सब व्याकरण है जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव शब्द और काल, काल छूट गया है, काल भी होगा क्योंकि ये सब क्या है लेखन कौशल में विकास करने में वो काफी सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यह बच्चों के विभिन्न संदर्भ में शब्दों को समझ पैदा करने में सहायक है। यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों के प्रयोग करने से शिक्षण देकर उनकी लेखन कौशल में विकास करने में सहायक हो जाती है। नेक्स्ट है, यह बच्चों को लिखना क्रिया में गद्य पद अंतर, गद्य पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशलों का विकास करने में सहायक होते हैं। ठीक है। यह बच्चों के लेखन क्रियाओं के गद्य पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक हो जाते हैं। तो यही था हम लोग का आज की क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और ये हिंदी पेडागोजी का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है। हिंदी पेडागोजी का जो भी इस चैनल में जुड़े हैं, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगले वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।